हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम राज और आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे पेपर नंबर 3 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है पहले हम उसे समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल पहले द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले उसकी एज उसके बच्चे के एज की 3 गुनी थी। ठीक है, कितनी थी? 3 गुनी थी। अब आगे लिखा है कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ 5 साल बाद बोला था और वहां पे 5 साल पहले बोला सेकंड स्टेटमेंट में। एक काम करते हैं, हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले तैयार कर देते हैं, बाद में हम सेकंड को संभालते हैं। चलो, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या देखा कि 5 साल बाद। अब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले देखो, हमें पता नहीं है कि जैकब और उसके लड़के की उम्र क्या थी। जैसे हमने मान के चलो कि मेरी जो एज है ना वो 5 ईयर है, समझो। 5 तो नहीं है, समझो 25 ईयर है। अगर मैं 5 साल बाद की बात करूंगा तो क्या करूंगा? 5 जोड़ूंगा, मतलब मैं अप्रोक्स कितने 30 साल का हो जाऊंगा ना। अब 30 साल का मुझे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मुझे मेरी एज पहले पता थी 25 की, 5 साल बाद 30 हो जाएगी। लेकिन जैकब की और उसके बच्चे की एज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? लेट बी, मतलब मानेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी करके, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज एक्स, या फिर एक्स ईयर बोल सकते हैं, एक्स ईयर। ठीक है, मतलब अभी के टाइम में जो जैकब है उसकी एज एक्स है एंड हिज सन प्रेजेंट एज इज वाई ईयर। ठीक है, मैंने क्या किया? जैकब की एज एक्स और उसके बच्चे की एज को वाई मान लिया। अब इतना काम करने के बाद अब हमारे पास क्या कंपेयर किया गया उसके बच्चे को खुद से ना। अब यहां पे स्टेटमेंट कैसा बनेगा? फिर जब कंपेयर किया जाता है ना तब दोनों की कीमत बराबर होती है, आपको पता होगा। जब कंपेयर किया जाता है तो बराबर वालों से किया जाता है। अब देखो, मान के चलो कोई बच्चा है दूसरी क्लास में पढ़ रहा है और कोई 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। 12वीं में वो 70% लेके आया और ये 90% लेके आया दूसरी क्लास वाला। तो क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स बोले कि देख वो छोटा बच्चा होकर भी 90% लेके आया, तो इस बड़ी क्लास में 70% लेके आया, शर्म नहीं आती तेरे को? अबे क्लास तो देखो, कंपैरिजन करो, क्लास देख के करो एक तरीके से। तो हमेशा कंपैरिजन बराबर वालों में होता है, इतना याद रखना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है, एक्स की कीमत वाई के बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंपेयर किया गया एक दूसरे से। ठीक है, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे बाप बेटा है, लेकिन बोला जा रहा है कि 5 साल पहले ना मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा एज का था या फिर ज्यादा पढ़ता था। ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब यहाँ पर 5 साल बाद बोला है। 5 साल बाद का मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पे लिखूंगा एक स्टेटमेंट में, इसको पहले हटा लेते हैं। मैं लिखूंगा 5 ईयर हेंस। तो यहाँ पे जो जैकब है, मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? नहीं, चलो डायरेक्ट जैकब है जिसे हमने एक्स माना था, वो x+5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो उसका सन है, उसका जो बच्चा है, उसकी कीमत क्या हो जाएगी? y+5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद दोनों की एज में 5 साल जुड़ेंगे। तो अब कंपैरिजन किया जा रहा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली लिख पाएंगे x+5 इक्वल टू y+5। ये कुछ कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 5 साल बाद। ठीक है, अब क्या बोला गया था कि 5 साल बाद विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल बाद वो जो जैकब है वो 3 गुना हो जाएगा उसके बच्चे के। तो 3 गुना का मतलब क्या है? मतलब गुणा किससे करेंगे? x+5 से नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये तो ऑलरेडी है ही, ये तो पिताजी तो उसके डबल थे ही, बड़े थे ही। लेकिन हम क्या करेंगे? उसके बच्चे के साथ करेंगे। मतलब जब पिताजी को बोला जाए कि ये 3 गुना ज्यादा बड़े हैं, तो बच्चे के साथ मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल्स है, अगर समझ लिए मतलब काम क्लियर हो जाएगा। आगे भी चल के करेंगे तो आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगी, मतलब फैमिलियर हो जाओगे कैसे सवाल करते हैं। नाउ कैलकुलेशन करो, x+5 इक्वल टू 3 का y से करेंगे तो 3y प्लस 3 5 जा 15। इस 3y को आगे ले लो तो x माइनस 3y इक्वल टू 15। ये कांस्टेंट वैल्यू 5 प्लस का उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा हमारे पास फाइनल, अच्छा सॉरी
ओनली 5 था, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। आई होप ये इक्वेशन कैसे कवर हुआ या फिर कैसे बना वो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट बनेंगे तभी हम जाके एज का पता लगा पाएंगे। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट हम यहां पे लेंगे। अब यहां पे बोला गया है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब यहां पे क्या बोला गया हमें साफ साफ कि 5 साल पहले जो जैकॉब की जो एज थी ना, वो उसके बच्चे के 7 गुनी ज्यादा थी, उसके बच्चे के, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे सीधा 5 ईयर एगो, स्टेटमेंट में 5 ईयर एगो। तो जो जैकॉब की एज है वो क्या थी x, लेकिन यहाँ पे x माइनस 5 करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से उसका जो सन था, उसका जो बच्चा था, उसमें भी क्या करेंगे हम y माइनस 5 करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात की जाएगी तो बच्चे की भी एज कम होगी और पिता की भी, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ समझो मेरा बच्चा है, एक्चुअली मेरी शादी नहीं है, शादी नहीं हुई है, चलो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ खाली। देखो समझो मेरा बच्चा है और मैं हूँ, मैं 30 साल का हूँ और वो 25 साल का, अरे ज्यादा कम, समझो वो 10 साल का है, मैं 25 साल का हूँ और वो 10 साल का है। अब मैं 5 साल पहले बोलूँ तो मैं 25 का हूँ, तो 5 साल पहले कितना हुआ, 20 साल का। इसी तरीके से जो बच्चा है मेरा 10 साल का है, अगर 5 साल पहले की बात करूंगा तो वो भी 5 साल का होगा, ठीक है। तो वो 5 साल का और मैं 20 साल का, और 5 साल बाद वो 10 का और मैं 25 का, मतलब 5 दोनों में जुड़ेगा और दोनों में ही घटेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, दोनों की एज में से घटाएंगे 5। अब कंपेयर किया गया दोनों का, क्योंकि बोला गया है कि 5 साल पहले जो जैकॉब है ना, वो उसके बच्चे का 7 गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा बड़ा था। तो लिख पाओगे यहाँ पे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब मैंने बताया कि अब बड़ा कौन था ज्यादा, जैकॉब। मल्टीप्लाई किसे करोगे, उसके बच्चे से, अपोजिट साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर रख दोगे सीधा 7 टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7 टाइम। कैलकुलेशन करो, x माइनस 5 इक्वल टू, अंदर करोगे तो 7y माइनस का 35, 7y आगे ले लो, तो x माइनस 7y इक्वल टू 35, ये माइनस का है एंड प्लस का हो जाएगा 5, ठीक है। यह प्लस माइनस होगा तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 बचेगा, बिकॉज अपोजिट साइन के साथ था, तो अपोजिट साइन में हमेशा कीमत घटती है। तो 35 में से 5 घटा है, 30 बचा, बड़ी कीमत के आगे माइनस था तो माइनस की वैल्यू आएगी। अब ये हमने क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन तैयार कर लिया। चलो अब मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज निकालनी है दोनों की। चलो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने जो 2 इक्वेशन निकाला ना, इन दोनों के ऊपर हम एलिमिनेशन का परफॉर्म करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू सेम है, x भी पॉजिटिव है दोनों में, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेंगे। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। दूसरा था हमारे पास इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। एक बार साइन और चेक कर ले तो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, अच्छा वो तो ऊपर वाला है। चलो तो हमारे दोनों इक्वेशन एकदम करेक्ट है। हम क्या करते हैं, इनमें एलिब्रेशन मेथड यूज कर लेते हैं ना। अब नीचे वाला जो इक्वेशन होता है ना, उनके साइन अपोजिट कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास ये प्लस का x है तो इसको बना दिया जाएगा माइनस का, ठीक है। और जो प्लस है ऑलरेडी उसे, सॉरी जो माइनस है ऑलरेडी उसे प्लस, और जो माइनस है वो प्लस। हमेशा नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, कुछ साइन ना हो तो प्लस, और प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस। तो कुछ नहीं, इसके आगे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का था, तो प्लस को हमने माइनस बना दिया, माइनस को प्लस बना दिया, और ये माइनस को प्लस बना दिया। नाउ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x कट जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना कि ये प्लस और ये माइनस है, सेम वैल्यू है, ये भी 1x और ये भी 1x है, तो सेम वैल्यू होती है और अपोजिट साइन होते हैं ना, तो हमेशा वैल्यू कटती है। नाउ प्लस का 7y है और माइनस का 3y है, इस प्लस के 7y में से 3 घटेगा ना, तो प्लस का 4y आएगा, इक्वल टू
30 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। एंड 4 10 जा 40, मतलब जो y की कीमत मिलेगी ना वो हमें मिलेगी 10, ठीक है। ये y की कीमत मिलेगी हमें 10, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। वैसे डिपेंड है आपके ऊपर कि इक्वेशन मानना है या नहीं मानना। चलो, अब एलिमिनेशन के अंदर एक खूबी है, याद रखना कि जब आप एलिमिनेशन से कोई सवाल करोगे ना तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप एक x या y की कीमत रखोगे जो आपको मिली है तो आपको इक्वेशन मतलब आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैंने एलिमिनेशन सॉल्व किया, मुझे y की कीमत मिली, अब इस y की कीमत आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड जो भी, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, इसकी कीमत रख देते हैं फर्स्ट वाले में क्योंकि फर्स्ट वाला इजी है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट में, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। उठा लेते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू में 10, x माइनस 3 और y की कीमत कितनी थी हमारे पास, 10 थी, तो 10 इक्वल टू 10 एंड x माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा एंड इक्वल टू 10। इस माइनस 30 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये x इक्वल टू 10 प्लस 30 हो जाएगा और x की कीमत हमें फाइनल मिलेगी 40, मतलब हमारे पास x की कीमत 40 आई और y की कीमत 10 आई। अब इसके आगे हमें कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि इसी को हमने x और y माना था, एज को। देखो, अब हमने जैकब की जो प्रेजेंट एज थी ना उसको क्या माना था, x ईयर, और x की कीमत हमारे पास 40 आ गई है, और सन की जो प्रेजेंट एज है ना उसको y माना था, y की कीमत 10 आ गई है। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे द प्रेजेंट एज of Jacob is 40 year and his son present age is 10 year, ठीक है। बस ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। कोई मगरमच्छ वैसा क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से एकदम लॉलीपॉप जैसा, सिर्फ समझो अच्छे से बस खाली, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं वीडियो कैसा बन रहा है। ओके, प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं पता नहीं कैसा आ रहा हूँ, काला आ रहा हूँ, गोरा हूँ, जो भी, आई डोंट नो, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए ना इस सॉल्यूशन की, ये जो लिखा हुआ है उसकी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कमेंट में सिर्फ पीडीएफ लिख देना, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। अब इस क्वेश्चन 39 को कैसे अटेंड करना है पहले समझना, ठीक है। वैसे तो आपने अगर चैप्टर 3 को अच्छे से अटेंड किया है, आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया पहले से समझ लेते हैं। देखो, यह लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमें एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसे बोलते कि कन्वर्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, प्रॉपर नहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये 2y को हम आगे लेके आएंगे, इस 4 को हम आगे लेके आएंगे इक्वल के, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको हम फाइनल नहीं मानते हैं, क्योंकि इक्वेशन फिर ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, इनको पहले चेंज कर देते हैं। देखो, सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये 4y को हम क्या करेंगे, -4y को इक्वल के उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 3x माइनस 5y एंड इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो माइनस था ना, ये -4 इक्वल के उधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको भी चेंज करते हैं, ये 2y को आगे ले लेते हैं, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, ये इक्वेशन 2। हम सिर्फ 7, ये 2y ने सिर्फ इसी को मिग्रेट किया है हमने, मतलब आगे ले गए, इसलिए ये -2y में चेंज हो गया, बाकी सेम है। प्लस का 7 राइट साइड में था और अभी भी राइट साइड में, इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, लेकिन एलिमिनेशन का एक मेथड है, मतलब ये मेथड तो हम कर ही रहे हैं, एलिमिनेशन का एक रूल है, वो हमें क्या कहता है पहले उसे समझ लो। देखो, आप अगर x या y इन दोनों में से अगर किसी एक को चूज करते हो, समझो आपने x को चूज किया, तो x के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए।
ये क्या बोलता है, एलिमिनेशन मेथड बोलता है। उसके बाद x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। जो हमें दोनों वैल्यू मिली ना, प्लस में मिल रही है माइनस में मिल रही है, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास दोनों वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट में आपके पास जैसे x की वैल्यू माइनस में, तो सेकंड में भी माइनस में आनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। अरे सॉरी, मैं गलत तरीके से समझा रहा हूँ, मैं आपको अलग तरीके से बताता चलो। जैसे x है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है और ये सेकंड इक्वेशन के अंदर है। अगर फर्स्ट में माइनस में है ना, तो मुझे सेकंड में भी माइनस चाहिए। अगर फर्स्ट में प्लस में है ना, तो हमें सेकंड में भी प्लस में चाहिए। सेम ऐसा ही रूल y के लिए भी है। y के लिए भी या तो दोनों में माइनस होनी चाहिए या दोनों में प्लस होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, उसका जो कॉफिशिएंट है ना, वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रूल्स आपने फॉलो कर लिया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो चेक करते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ x के लिए। x चेक करो, देखो यहाँ पे x 9x है और ये 3x है। पहला तो रूल हमें मालूम पड़ रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस का 9 है मतलब x है और ये भी प्लस का x है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। बट वैल्यू सेम नहीं है दोनों तरफ, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3x है। चलो अब दूसरा तरीका चेक करते, चलो y चेक करते हैं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना, मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता ना, आपको आ जाएगा एकदम अच्छे से, सिर्फ समझना। चलो y को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो y को अगर देखोगे आप, तो y के पास या तो दोनों माइनस होने चाहिए या दोनों प्लस होने चाहिए। चलो चेक करें, y के पास माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो साइन तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, ये वैल्यू एकदम डिफरेंट है। अगर मैं 2y की y वाली वैल्यू को सेम बनाना चाहूँ तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का 5 के साथ करना पड़ेगा और 5 का 2 के साथ, तब जाके ये 10 बनेगा और वो भी 10 बनेगा। लेकिन इससे अच्छा एक रूल और मालूम पड़ रहा है हमें साफ साफ, कि अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब पूरे इक्वेशन से करना पड़ेगा, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। अगर x को 3 से करूं तो ये 9x बन जाएगा और ये तो 9x ऑलरेडी था, तो मुझे दूसरे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम y को चुनेंगे ना, तो दोनों तरफ मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 का उधर करना पड़ेगा और 5 का इधर करना पड़ेगा, तो दो बार मतलब लेंथी हो जाएगा इक्वेशन। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 9x यहाँ पे भी हो जाएगा और 9x वहां पे भी हो जाएगा, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है दूसरे वाले में। पहला वाला चेंज कर दिया, बस बहुत है। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। चलो हम बढ़ते फिर आगे की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय कितना 3 इन इक्वेशन में। अब ले लेते हैं हम पहले 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई यहां से करेंगे और यहां पे भी करेंगे। याद रखना LHS और RHS दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9x माइनस 3 5 15y एंड इक्वल टू 4 3 12। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 और 2 थे ही, तो ये थर्ड नंबर का होगा। अब मैंने 1 को चेंज किया थर्ड के फॉर्म में, तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या करूंगा, वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब मेरा ना ये फर्स्ट है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो वैल्यू इक्वल बनाई ना, वो सेकंड और थर्ड के अंदर है, तो उन्हीं को मैं यूज करूंगा। तो लिख पाऊंगा मैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको ले लेते हैं सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, 9x माइनस 15y एंड इक्वल टू 12। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस का 9x है, सॉरी ये प्लस का 9x है, इसे माइनस का बना देंगे, और ये माइनस का 15y इसे प्लस का बना देंगे। ये प्लस का है तो इसे माइनस बना देंगे। साइन को अपोजिट करना है, 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। अब बड़ी कीमत 15y है, तो 15 में से 2 घटेगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे 13 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी कीमत प्लस की है। साइन अब भूल जाओ माइनस का, ठीक है ना, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया प्लस में। नाउ अभी 12 में से 7 घटेगा, बिकॉज हमारे पास ये जो 12 है ना, ये अब माइनस का हो चुका है, ये नीचे वाला साइन हमने क्या किया, मॉडिफाइड किया है। तो 12 में से 7 घटेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 5, वो भी नेगेटिव, मतलब इक्वल टू माइनस का 5। 13 अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास यहां पर y की कीमत आएगी माइनस 5 अपॉन 13। आई होप क्लियर हो गया हो। बहुत हमने कुछ मगजमारी नहीं की, एकदम सिंपल तरीके से किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हमने जो y की कीमत निकाली y की, मैंने अभी आपको इससे पिछले वाले इक्वेशन में बताया था कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं और हमें x या y मिल रहा है तो हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो मैं एक काम करूँ, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन से किया मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ सब्स्टिट्यूशन से किया ना तो आप ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, मतलब पहला दूसरे इनको यूज मत करना। आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आएगा ना आप उसी में रखना हमेशा, ठीक है। नहीं तो आगे चल के आएगा तो मैं आपको मतलब हिंट दे दूंगा कि कहाँ कैसा करना चाहिए। चलो तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मुझे ये इजी लग रहा है और छोटा लग रहा है तो आराम से रख पाऊंगा मैं। तो लिखूंगा यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। चलो तो 3x माइनस 5y की कीमत दी गई है हमारे पास माइनस 5/13 एंड इक्वल टू 4। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब ये क्या हमारे पास इस -5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x और यहां पर ये -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 जा 25 अपॉन 13 और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस -5 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो नीचे की वैल्यू सेम रहेगी, हमेशा ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 4 एज इट इज है। अब ये वैल्यू हम इक्वल की उधर लेके जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब विदाउट x के है। अगर x होता तो हम यहीं पे प्लस माइनस कर लेते, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि वो भी विदाउट x है और ये भी विदाउट x है। नाउ सो 3x इक्वल टू 4 माइनस का 25/13 हो जाएगा ये। अब 3x इक्वल टू 13 4 जा, ठीक है। अपॉन में 1 लेके भी कर सकते हो लेकिन शॉर्टकट करना तो क्या करोगे 13 4 जा 52 माइनस 25 डिवाइड बाय 13 आप डायरेक्ट ले सकते हो कुछ इस तरीके से। नाउ 3x इक्वल टू यहाँ पे माइनस करोगे ना तो 27/13 आएगा और 3 9 जा 27 होता है। तो आपको जो x की कीमत मिलेगी ना वो मिलेगी 9/13 जो कि आपका एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से आप अपने x और y को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, अरे भगवान। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने इसे अटेंड किया। चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से बोल रहा हूं अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ना कमेंट करना, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, ठीक है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है पहले कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत इजी है, मक्खन क्वेश्चन है। यहां बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी है। अब यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, यहाँ पे बोल दिया है कि एपी का हमें क्या करना है 51 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ 51 टर्म मतलब उसे आप S51 भी बोल सकते हो, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रॉस चेक दे दिया, एक कंडीशन दे दी गई है कि इस एपी का हुज एपी, इस एपी का सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमें 14 और 18 दिए हैं। तो हमें क्या करना है अब इन दोनों सेकेंड और थर्ड टर्म से एक ए और बी की मतलब ए और डी की कीमत निकालनी है और हमें S51 फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे मैं समझाता हूं, समझना खाली। देखो हमारे पास सबसे पहले सेकेंड टर्म क्या दिया है, तो सेकेंड टर्म को हम A2 के फॉर्म में लिखते हैं और यहां पे आएगा 14। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है मतलब A3 है वो दिया है 18, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा इनको चेंज कर सकता हूं A प्लस डी के फॉर्म में, ठीक है। इससे लिख पाऊंगा मैं A प्लस डी इक्वल टू 14 जो कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसे लिखूंगा A प्लस 2D इक्वल टू 18 जो कि मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। बहुत सिंपल एक तरीके से, ठीक है ना। अब आप ध्यान दोगे ना हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आया ना इसके अंदर जो ए की कीमत है ना एग्जैक्ट सेम है और सेम साइन के साथ है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तुरंत करके आप अपने ए और डी को निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ए और डी के फॉर्म में है क्वेश्चन, वहां पे एक्स वाई के फॉर्म में था। देखो इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास ये एक्स वाई के फॉर्म में था, इसलिए हमें एक्स और वाई मिले और ये ए और डी के फॉर्म में तो हमें ए डी मिल जाएगा और एडी की हेल्प से ही हम S51 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। याद रखना कि आप लोग जो गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे हो ना एक तरीके से
वो लिखने के लिए नहीं कर रहे हो, समझने के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर आप समझोगे ना अच्छे से कॉन्सेप्ट को, रियल में बोल रहा हूँ, बोर्ड के अंदर वो मार्क्स लिखे होगे ना, आपने सोचा ही नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं भी अपने टाइम में ना बैक बेंचर रहा हूँ, और हम लोग 4 दोस्त बैठते थे मतलब पीछे बेंचेस पे, और पढ़ने का तो क्या बोले, ऐसा होता था क्योंकि, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, और रियल में बोल रहा हूँ मैथ्स में इतना मजा आता है ना, कुछ पूछो मत, ठीक है। बस खाली टाइम की वजह से मैं वीडियो टाइम टू टाइम नहीं अपलोड कर पाता, तो वो सारी मेरी छोटी छोटी सी गलती एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन बैच संभाल के रखा है, मैं उन्हीं पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, a प्लस डी इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, a प्लस 2d इक्वल टू 18। साइन चेंज करो इनके, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। देखो, ये a प्लस में तो माइनस में, और ये प्लस में तो इसे हटा के माइनस में, प्लस में तो माइनस में, तीनों के साइन चेंज, ए से ए कट जाएगा। जहां सेम कीमत होगी और अपोजिट साइन होंगे ना, हमेशा कीमत कट जाएगी। यहाँ पे बड़ी, ये जो 2d है ना, ये बड़ी कीमत है, और प्लस अब हट चुका है क्योंकि हमने मॉडिफाइड करके माइनस बना दिया है। अब ये 2d में से d घटेगा ना, तो माइनस का d आएगा, एंड इक्वल टू 18 में से 14 जाएगा तो आएगा माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब d की कीमत हमें मिलेगी 4, ठीक है। अब हमने एलिमिनेशन किया है, मतलब जो छोटा इक्वेशन दिखे उसमें कीमत रख दो, तो बोल सकते हो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो, तो लिख पाओगे a प्लस डी इक्वल टू 14, कीमत रखते हैं, इसको हटा देते हैं साइन को। चलो, तो a प्लस, अब d की कीमत कितनी है हमारे पास, d की कीमत 4 है, तो अब लिखोगे 4 इक्वल टू 14। ये 4 इक्वल को उधर ले जाओगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट और वो भी कांस्टेंट है, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 एंड a इक्वल टू आएगा हमारे पास 10। यह आ जाएगा हमारे पास a और d, और मैंने आपको समझाया था कि a और d है मतलब आपका काम क्लियर, नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास a और d आ गया, अब आप S51 फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना कि यहाँ पे n ढूंढने की जरूरत नहीं, ये दिया है ऑलरेडी, ठीक है। n की कीमत हमारे पास 51 है, क्योंकि सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है हमें, 51 टर्म्स। चलो, तो फॉर्मूला कौन सा होगा आपके पास, फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला, n टर्म फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बहुत सिंपल एक तरीके से है ये क्वेश्चन, मतलब ये जो चैप्टर है बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आता ना, एक बार कमेंट कर देना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैं आपको समझाऊंगा। रियल में बोल रहा हूँ, जैसा मैं समझा रहा हूँ ना आपको, हर एक एक डीप कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, जहां पे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक के लिए 8 मार्क्स का है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, अपने पास जो कीमत है वो रख देते हैं। नाउ S51 निकालना है मैं, तो मैं S51 बोलूंगा, और n की कीमत 51 है अपॉन 2। जैसे कि मैंने समझा, यहाँ पे जो ये 51 दिए गए ना, एक्चुअली n की कीमत दी गई है यहाँ पे, ब्रैकेट में 2, a की कीमत कितनी है हमारे पास 10 प्लस n की कीमत 51 माइनस, जस्ट वेट, 51 माइनस 1, क्योंकि n की कीमत 51 माइनस 1, और d की कीमत दी गई है हमारे पास कितनी 4। फिर से चेक कर लेता हूं, d की कीमत 4, ठीक है। क्या करते हैं, इनके फटक से कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां ब्रैकेट बड़ा हुआ क्योंकि छोटा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नाउ कैलकुलेशन करते हैं अच्छे से। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो लिखेंगे हम S51 बराबर, अभी जो 51/2 है ना, ये तो कैंसिल होगा नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, मुझे पॉइंट अभी लेना ही नहीं है, तो 15/2 लिखूंगा, 51/2 ब्रैकेट में 2 10 20, 2 10 20 प्लस, अब ये जो n है ना, ये 51 में से अगर मैं 1 घटाता हूं ना तो 50 बचेगा। और याद रखना कि 50, ये 50 जो आएगा ना, इसके और ये ब्रैकेट की, मतलब ये 4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो याद रखना ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो कीमत होती है उनका मल्टीप्लाई होता है, तो ये 54 जा सीधा हमारे पास हो जाएगा 200, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ना अंदर ये ब्रैकेट रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट तब तक रखा जाता है जब तक कीमत सॉल्व नहीं हो जाती, और ब्रैकेट के अंदर जब कीमत सॉल्व हो जाए ना तो उस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये तब तक है जब तक अंदर की कीमत जुड़ नहीं जाती,
जैसे S51 है इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, इनको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास 2200 हो जाएगा, ये सॉरी 220 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इन ब्रैकेट को हटा सकता हूं और बीच में मल्टीप्लाई दिखा सकता हूं। मैंने अभी बोला था ब्रैकेट के अंदर और बाहर की जो कीमत होती है ना उनका हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो पहले मैंने कैंसिल कर दिया 2 से, 2 1 2, 2 1 2 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो S51 इक्वल टू 51 इंटू में 11 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 51 का 110 से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं। S51 बराबर, देखो कभी भी याद रखना, जीरो तो जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं आपको। 2 मिनट रुकना। कौन है? ओके, पता नहीं, ऐसा लगता है कोई आवाज कर रहा है बाहर से। चलो, तो अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना और लास्ट में जीरो है ना, तो जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जीरो एज इट इज लिख दो एंड में, ठीक है। चलो अब 11 बन जा 11 इंटू और 11 5 जा 55, जोड़ दो 1 6 और 5, ठीक है। 5 6 1, ये 15 मतलब सॉरी बोल सकते हो 5610 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो S51 है, मतलब सम ऑफ 51 टर्म है ना, वो 5610 आया है, या फिर बोल सकते हो 5610 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो अपने एपी का। चलिए सो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं साइड में जाता हूं थोड़ा सा, आप नोट डाउन कर पाओ। ओके, एक बार मैं कैमरा और चेक कर लेता हूं अगेन। या इट इज प्रॉपर वर्किंग। चलो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां बोला गया हमारे पास 41 में, सो दैट द पॉइंट 1 2 3 पॉइंट दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आइसोसेलेस का आपको मतलब तो पता ही होगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि वो ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, दो साइड्स इक्वल हो। और ऊपर से हमें ये भी बताना है कि ये राइट ट्राइंगल भी है एक तरीके से, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो मैं आपको पहले रैंडम बता रहा हूं, ठीक है ना। हमारे पास समझो एक रैंडमली ट्राइंगल है, एक रैंडम ए बी सी वर्टेक्स है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से हम अपनी कीमत रखेंगे 0 6। ये रैंडम रख रहा हूं, अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सी कीमत किसकी है, ठीक है। चलो 0 6 -5 3 और 3 1, ओके। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, डिस्टेंस जैसे मैंने ए बी का निकाला, बी सी का निकाला और ए सी का निकाला, जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना वो आपका हाइपोटेनस होगा। ऑलवेज याद रखना, वो आपका हाइपोटेनस होगा। अभी मैंने कीमत रैंडम रखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी साइड क्या कितनी बड़ी है। मैं इसकी साइड फाइंड करूंगा तब जाके मालूम कर पाऊंगा, ठीक है। और बाकी दो साइड अगर इक्वल हुई तो वो आइसोसेलेस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइपोटेनस निकली और मैंने यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि ये राइट एंगल है या नहीं है, मतलब राइट ट्रायंगल है या नहीं। चलो अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो मालूम पड़ेगा फाइनल करने के बाद ना। तो पहले निकालूंगा मैं डिस्टेंस ए बी का, ठीक है। निकालूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो ना मतलब बोर्ड के लिए, तो पहले आपके पास जो कीमत है वो आप रख लेना, ठीक है, वो कीमत आप रख लेना, ठीक है। चलो अब हमारे पास डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी इक्वल, देखो अगर आपकी इच्छा है तो ये रूट को आप इधर भी ले सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। ये वापस आ जाएगा तो रूट के फॉर्म में वापस आ जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमारे पास जो ए बी है ना, ए बी इसकी जो पहली कीमत है, यहां से आप क्या करोगे x1 और y1 लोगे और b से x2 y2 लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो हमारे पास x2 की कीमत कितनी है -5 माइनस x1 की कीमत कितनी है 0, इसका होल स्क्वायर, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 की कीमत 3 माइनस y1 की कीमत दी गई 6, इसका होल स्क्वायर। नाउ
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये -5 में से कभी कीमत 0 घटता नहीं है, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख पाएंगे, मैं डायरेक्टली स्क्वायर निकाल दूं, चल निकाल देता हूँ। -5 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा 25, और कभी किसी का स्क्वायर निकालो ना तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर हमारे पास जो पावर है वो अगर इवन नंबर हो ना तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इतना याद रखिएगा। प्लस अब हमारे पास देखो 3 में से अगर 6 घटाते हैं ना तो -3 आएगा, और -3 का जो स्क्वायर आएगा ना वो आएगा 9, -3 का स्क्वायर आएगा 9। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 और 5 होता है हमारे पास कितना, 14, कैरी 1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वो 34, ठीक है। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहां से जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। नाउ अब ये जो 34 है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अच्छे से, वैसे तो रखा रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फैक्टर निकालूंगा ना तो 34 के जो फैक्टर आएंगे ना वो 2 × 17 आएगा, ठीक है। जिससे पेयर कुछ बनेगा नहीं, तो रूट से कोई संख्या बाहर नहीं आएगी, मतलब ए बी की कीमत हमारे पास फाइनल 34 ही है। चलो अब मैंने क्या किया, इस ए बी को निकाल दिया, एक्स की कीमत आई रूट में 34। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरी साइड निकालते हैं। चलो लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ, अब डिस्टेंस किसका निकाले, चलो एसी का निकाल लेते हैं, एसी का ना, फॉर्मूला तो यही है। अब इस बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एसी का स्क्वायर इक्वल टू, रूट तो होगा नहीं हमारे पास, चलो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू, x2 की कीमत कितनी है, तो पहले ध्यान देना AC की बात कर रहे हैं, AC मतलब x1 y1 और x2 y2। चलो x2 की कीमत 3 माइनस x1 की कीमत कितनी है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, y2 की कीमत 1 माइनस y1 की कीमत दी गई 6, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, 3 में से 0 तो घटेगा नहीं, लेकिन 3 का स्क्वायर आ जाएगा सीधा 9, प्लस ये 1 है प्लस का और माइनस का 6 है, घटाएंगे ना तो -5 आएगा, और -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25। इनको मैं ऐड करूंगा ना तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये भी 34 आ जाएगा, और स्क्वायर को उधर भेजूंगा ना तो हमारे पास AC की जो कीमत मिलेगी ना वो भी रूट में 34 आएगी, ठीक है। चलो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये जो वो आइसोसेलेस है, ये तो राइट हो गया, क्योंकि हमारे पास ये भी ये रूट में 34 है और ये भी रूट में 34 है, ठीक है। अब हमें फाइनल करना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो वो निकलेगा हमारे पास तीसरी साइड से, ठीक है। कैसे, आओ समझो। द डिस्टेंस ऑफ, अब निकालेंगे BC, चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब BC का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम BC निकाल रहे हैं तो चलो इसे x1 y1 मान लो और उसे x2 y2 निकालो, आप अपोजिट करोगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, ठीक है। चलो x2 की कीमत कितनी, -5, तो -5 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो 3 माइनस, और y1 की कीमत कितनी है, तो 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। एंड BC का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो हमारे पास सेम साइन के साथ है, मतलब कीमत जुड़ेगी, तो माइनस का 8 होगा, और -8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4, इनको जोड़ देंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू ये 68 हो जाएगा, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो BC की जो कीमत आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास रूट में 68। ओके, अब हमारे पास हमने क्या किया, ये इसकी जो कीमत निकाली ना ये हमारे पास आ गई रूट में 68 और इसकी कीमत आई रूट में 34। चल अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकाला ना, अब मुझे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा हाइपोटेनस कौन सी साइड बन सकती है। एक्चुअली ये जो BC की जो कीमत निकाली ना, ये हमारे पास यही कीमत होगी क्या, राइट ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी जो साइड होती है ना वही हाइपोटेनस होती है। चलो अब ये हाइपोटेनस कौन से होगी, वापस ये रूट में 16 होगी, और हमारे पास इनको आप कोई भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास
जो बेस और जो हाइट है ना, इनको आप एक्सचेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कीमत में। तो इसे भी रूट में 34 और इसे रूट में 34, ठीक है। लेकिन एक लास्ट फॉर्मूला है ना पाइथागोरस का, अगर वो परफॉर्म हो जाएगा ना, उसके बाद फाइनल कह पाएंगे कि हाँ ये एक राइट ट्रायंगल है। चलो उसे यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस का थ्योरम बाय पाइथागोरियन थ्योरम। अरे थ्योरम, चलो अब ध्यान देना, पहले हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि ये हमेशा राइट ट्रायंगल पे ही लगता है, ठीक है। हर कोई चौमू से मतलब है ना ट्रायंगल के अंदर यूज नहीं होता, ये सिर्फ राइट ट्रायंगल में यूज होता है। चलो अब मैंने हाइपोटेनस को क्या बनाया था, हाइपोटेनस को बनाया था √68। मैंने बोला था सबसे बड़ी जो कीमत होगी वही हाइपोटेनस होती है। चलो तो लिख पाएंगे हम रूट में 68 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस √34 था और प्लस ये भी √34 है। स्क्वायर से देखो, रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया और रूट से स्क्वायर कट गया, मतलब हमारे पास ये जो कीमत बची वो 68, ये 34 प्लस 34 है। इनको जोड़ेंगे तो 68 इक्वल टू 68 हो गया। तो हमारे पास ये जो पाइथागोरस की थ्योरम है, इसका जो LHS है वो RHS के बराबर है, मतलब यहां से फाइनल हो जाएगा कि ये राइट ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो लिख पाएंगे हम hence proof this is a vertex of, यहाँ पे vertex of right triangle, right triangle, ठीक है। क्योंकि जो वर्टेक्स दिए ना हमारे पास, ये 06 -53 और 31, ये वर्टेक्स ही राइट ट्रायंगल के है, ठीक है। चलो बस इतना सा काम करना और आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। चलो आप नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड में हूं फिलहाल। ओके चलिए बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या दिया पहले उसे समझ लेते हैं। ये लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is divided by the x-axis and also find the coordinate of the point of division। ओके, मतलब हमें एक रेशियो तो निकालना ही निकालना है, रेशियो तो फाइंड ही करना है, उसके साथ साथ हमें यह भी फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट इससे डिवाइड कर रहा है। ओके, अब ये कहना क्या चाहता है पहले उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारे पास एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट है, एक तो A और एक B। ओके, ए के वर्टेक्स दिए गए हमारे पास 1, -5 और यहां पे दिए गए -4, 5। ये ए और बी के वर्टेक्स है। मैं एक बार कैमरा चेक कर लूंगा। ओके क्लियर। एक्चुअली मैं कैमरा इसलिए बार बार चेक कर रहा हूं, एक बार मैंने 1.5 घंटे की वीडियो शूट की थी, मतलब लगभग ये आपका जो फर्स्ट सेम का असाइनमेंट आया था ना, उसमें वो कैमरा ही बंद हो गया था। और मुझे क्या है ना, देखो मैं फोन से यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फोन से रिकॉर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रही है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैं फोन यूज कर रहा हूँ मोटो का, ठीक है। मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नजर नहीं आ रही है और जिस वजह से मुझे पता ही नहीं पड़ता कि फोन चालू है या बंद है। इस वजह से क्या है, मैं 1.5 घंटे तक लगातार वीडियो बना रहा था यहाँ पे और वीडियो बंद ही थी, मतलब मेरा पोपट हो गया था एक तरीके से। लेकिन मैं थक बहुत गया था यार, और इतना काम करने के बाद भी कुछ ना बने, मतलब कितना टायर्ड हो जाते फिर उसके बाद। चलो छोड़ो। ओके, अब ए भी एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जिसका एक फिक्स डिस्टेंस होता है, जैसे 5 मीटर सेकंड, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से फिक्स मेजरमेंट होता है। तो इसका भी कुछ मेजरमेंट है। अब यहाँ पे बोला है कि ये डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइडेड बाय है। ये कोई भी एक और कोऑर्डिनेट, मतलब किसी सी के कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, मतलब ए और बी तो दिए, इसे सी मान लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब x के कोऑर्डिनेट ने क्या किया, इस ए बी लाइन को काट दिया, डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना इसके रेशियो क्या होंगे। अब आपको पता होगा कि जब कोई लाइन के 2 पार्ट होते हैं ना, तो उनके पहले रेशियो को हम k और 1 ही मानते हैं, ठीक है।
तो आप उसे कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सीधा लेट बी रेशियो ऑफ ए बी इज, मैं डायरेक्ट ले लूँ क्या? इस तरीके से लिख लेते हैं, चलो रुकना, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए सी इज टू सी बी। इसका क्या रेशियो बनेगा हमारे पास? इसका बनेगा के इज टू 1। ठीक है, मैंने के और 1 माना इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। चलो, तो आपके पास जो m1 हो ना, m1 की जो कीमत होगी हमारे पास, m1 की कीमत वो k होगी, और जो m2 की कीमत होगी ना वो 1 होगी। m1 k होगा और m2 1 होगा। ठीक है, इस हेल्प से क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, तो यूज करेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो, अब ध्यान रहे कि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ना, वो आपको a और b से ही निकालना है। ये जो c के कोऑर्डिनेट है ना, वो हमेशा आगे रखे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हीं को आप फाइंड कर रहे होते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो सीधा x, 0। अब अपने y की जगह 0 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात ही x एक्सिस की गई है। ठीक है, इसलिए आपको 0 रखना पड़ेगा y की जगह पे। इक्वल टू, अब m1 की कीमत कितनी है? तो वो k है, तो k इंटू में x2 की कीमत कितनी है? तो -4, प्लस m2 की कीमत कितनी है हमारे पास? तो 1 इंटू x1 की कीमत कितनी है? तो 1 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा अब हमारे पास m1 की कीमत तो k इंटू y2 की कीमत कितनी है? y2 की कीमत दी गई 5 प्लस m2 की कीमत 1 इंटू में y1 की कीमत दी गई हमारे पास -5। एक बार मैं चेक करूं कोई गलती तो नहीं है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे माइनस का 5 आ जाएगा अपॉन में k प्लस 1। अच्छे से इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे x, 0 बराबर k का अगर -4 से करेंगे तो -4k प्लस 1 का 1 से करेंगे तो 1 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा k का 5 से करेंगे तो ये 5k प्लस 1 का अगर 5 से कर दें, ये प्लस भी नहीं आएगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 1 का 5 से करेंगे तो ये 5 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो, इन कीमत को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप? ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट की पहली कीमत को x मानते हैं और ब्रैकेट की दूसरी कीमत को y। सेम यहाँ पे भी ये x मानते हैं और इसको y। तो x से x का कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू पर से ले लेते हैं। चलो, x की कीमत को क्या है हमारे पास? यहाँ पे x ही है बराबर, और यहाँ पे जो कीमत दी गई वो दी गई हमारे पास -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1। ओके, ये मैंने नीचे के जो सिंबल लिए वो सिर्फ टेम्परेरी बताने के लिए है। चलो, लेकिन अब आप ध्यान दोगे ना, तो पूरे इक्वेशन में 2 वेरिएबल है k और x, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो आप एक काम करो, इसे यहीं पे कर लो, नेक्स्ट में आप y के लिए निकल लो, y के लिए। ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब इससे पता है क्या फाइनल होगा? देखो, हमारे पास यहाँ पे y की कीमत 0 यहाँ पे, और ये 5 की -5 अपन में k प्लस 1 है, मतलब एक ही वेरिएबल है, और एक वेरिएबल से क्या होगा? हमारे पास वो वेरिएबल की कीमत आएगी और यहाँ पे k की कीमत आएगी, मतलब यहाँ पे पूरे वेरिएबल में सिर्फ k ही दिख रहा है, और वो k की कीमत हम यहाँ पे रखेंगे ना, हमारा x तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या करते हैं, फटाफट से निकलते हैं। तो 0 बराबर, क्योंकि y की कीमत 0 है, यहां से ले लेते हैं 5k - 5 अपॉन में k प्लस 1। ओके, अब k प्लस 1 का अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपन में 1 देके
जैसे k प्लस वन का अगर मैं 0 से करूंगा ना तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और 1 का इधर करेंगे ना तो सेम फैक्टर रहेगा 5k माइनस 5। इस 5 को इधर लाओ तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 5k। 5 से 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब k की कीमत आएगी हमारे पास 1। लो हमारा अब रेशियो भी मालूम पड़ गया, क्योंकि ये तो हमने 1 माना और k की कीमत क्या निकल आई 1, तो 1:1 हमारा रेशियो होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, ये k की कीमत यहाँ पे डाल देते हैं, तो x बराबर -4, k की कीमत 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1, एंड x इक्वल टू ये -4 बन जा -4 प्लस 1 अपॉन में 2। अब x इक्वल टू यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का 3/2। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि x के कोऑर्डिनेट ने जो क्या 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 किया था, यहाँ पे AB को डिवाइड किया था जिस पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट होंगे -3/2। ठीक है, मतलब आप लिख पाओगे द रेशियो, जस्ट वेट, क्वेश्चन में पढ़ लेते पहले, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो विच इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, ओके, डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। सिर्फ है ना, अगर आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी है ना तो आप एक काम करो, यहां से फाइंड हटा देना और द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस इज 1:1 लिख देना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे रेशियो इक्वल टू 1:1, क्योंकि k की कीमत 1 है, k की कीमत 1 है और 1 तो वो ऑलरेडी था ही। ठीक है, और हमारे पास रही बात कोऑर्डिनेट की, किसकी, x एक्सिस की कोऑर्डिनेट की, बोला ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं ना उसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x से कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे, x, 0 इक्वल टू -3/2, 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर्स निकलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो की लिंक शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। चलो सो बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, आप नोट कर लेना, मैं साइड में बता रहा हूं। और क्वेश्चन तो ये लेंथी रहने वाले हैं बिकॉज 3 मार्क अटेंड कर रहे हो, 3 मार्क का क्वेश्चन। चलो अटेंड करते ही क्वेश्चन नंबर 43। अभी जो क्वेश्चन नंबर 43 है ना, इसमें क्या लिखा है पहले समझना, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर भी ज्यादातर रिपीट हुआ है। यह बोला गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रो एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब क्या बोला पहले समझना, देखो हमारे पास एक सर्कल है, इस तरीके से, और इसमें एक डायमीटर है। ठीक है, और इसके दोनों एंड पर टेंजेंट है, दोनों के एंड पर, ये थोड़ा अंदर चला गया, हमेशा टेंजेंट बाहर रहता है, याद रखना, सिर्फ टच करके जाता है खाली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे ऐसा बोला है हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास ये AB है, AB ये टेंजेंट है, और जो CD है ये भी टेंजेंट है। चलो इसको PQ मान लेते हैं, P और Q, और बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं O। ठीक है, मतलब हमारे पास जो डायमीटर PQ है, इन इसके परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या, AB और CD। हमें ये प्रूव करना है कि जो AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, बस हमें ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे पहले समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, गिवन गिवन a circle with diameter PQ। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और उसका डायमीटर है PQ। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब लिखोगे टू टेंजेंट कौन कौन से हमारे पास, AB एंड CD at the end of diameter PQ। ठीक है, क्योंकि ये एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट पर हमारे पास AB और एंड पॉइंट पर CD दिया गया है, बस ये हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया। अब यहां पे ले लेंगे हम टू प्रूव
टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, तो हमें साफ साफ बताया गया, हमें प्रूव करना है पैरेलल। किसको? ये दो टेंजेंट को, मतलब ए बी और सी डी को, इनको प्रूव करना है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी के पैरेलल है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने वर्टेक्स के नाम दिए ना, आपने अलग अलग देखे होंगे, आपने ए बी सी डी बहुत सारे देखे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज है। आप इनको बदल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने डायमीटर पी क्यू माना है वो ए बी हो जाएगा, फलाना ढिकाना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो इन सब पे मत गौर करना, ये गौर करना कि मैं प्रूव कैसे कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब निकालेंगे हमारे पास प्रूफ। प्रूफ क्या होता है? जिनमें ऑलरेडी चीजें होती है। मतलब जैसे हमारे पास एक थ्योरम थी कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस वो टेंजेंट के हमेशा पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर होता है। किसके? रेडियस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है, तो वो हमारा प्रूफ होता है, प्रूफ, ठीक है। तो अब लिखोगे यहां पे कि ए बी इज द टेंजेंट एक काम करता हूं, मैं दोनों एक साथ ले लेता हूं, दोनों एक साथ लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इस तरीके से लिख लेते हैं, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल at the end a diameter, अंदर डाल देता हूं, a diameter PQ, ठीक है। मतलब क्या, हमारे पास जो AB है, AB ये टेंजेंट है किसका? PQ का, मतलब एक डायमीटर है PQ का। मैं लिख दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नहीं चलेगा, छोड़ो, मान दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, इसमें क्या होता है, मैंने भी जस्ट बताया था कि जो AB है ना, ये AB ये जो AB है ये परपेंडिकुलर बनेगा किसके? इस रेडियस मतलब PO के। पूरा PQ डायमीटर हो गया तो PO क्या होगा हमारे पास? रेडियस होगा इस PO के, सॉरी क्यों कर दिया, PO के। अब किस स्टेटमेंट पे? तो यहां पे लिखोगे वो स्टेटमेंट, ठीक है। लिखोगे कि a radius also perpendicular of tangent through the point of contact, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है ना, वहां पे क्या है, उसके द्वारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपस में, जिससे ये स्टेटमेंट बन गया। अब इसी तरीके से क्या हुआ आपस, यहाँ पे आप सिमिलरली लिख पाओगे, सिमिलरली अब सिमिलरली क्या लिख पाओगे यहाँ पे, ये नीचे वाले टेंजेंट के लिए यहाँ पे बता पाओगे कि जो CD है ये भी एक परपेंडिकुलर है किसके? OQ के, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये आपको हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ये स्टेटमेंट आप वापस लिखना, मैं यहाँ पे डैश कर रहा हूं, बोर्ड के अंदर वापस लिखना जरूरी है, याद रखना। ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, ये आपको बताना पड़ेगा कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अभी जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, हम सीधे लिख पाएंगे आगे। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से, तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जो APO है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम जो नीचे वाला लेते हैं, ये वाला OQD है वो भी 90 डिग्री बनाएगा। मैं आप लिख देता हूं कि सो APO एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से सो OQD बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये स्टेटमेंट को यहां से, एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को यहां से हटा देते हैं,
इनको दे दो इक्वेशन, आपने जिसको एंगल माना है वो, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो एपीओ और ओक्यूडी, यहां पे एंगल एपीओ उसकी कीमत क्या थी 90 थी, और जो ओक्यूडी है, ओक्यूडी है वो भी क्या 90 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं ना, ठीक है। जब बराबर होंगे तो क्या हमारे पास यहां पे हो जाएगा एंगल ओ क्यू डी, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये देखो हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है, और ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं ना जब दो लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर किस एंगल की वजह से हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रूल लग रहा है, मतलब ये हमारे पास लिख पाओगे आप, हेंस प्रूव्ड कि AB एंड CD इज पैरेलल, ठीक है। यहां पे दिखा दो वापस से कि AB पैरेलल है किसके, CD के, काम पूरा। ओके, आई होप ये पूरा थ्योरम आ गया हो, क्योंकि ये कंपलसरी आपके लिए जरूरी है, मतलब क्योंकि आपको ये आप बोर्ड में मिल सकता है, इसलिए इनको तैयार कर लेना, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। अब इस 44 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 एंड 8। ओके, हमारे पास दो सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का पहले मतलब समझना, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, 2 मिनट। ओके, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये जो एक सर्कल है ना, उसका सेंटर है ना, उसी सेंटर से हमने क्या किया है, रेडियस को बढ़ाकर दूसरा सर्कल बनाया है, कुछ इस तरीके से। एक जो सेंटर है उससे एक सर्कल तो तैयार किया ही है, उसका रेडियस बढ़ा के हमने क्या किया, दूसरा सर्कल भी तैयार किया है। मतलब दोनों सर्कल्स का सिर्फ एक ही सेंटर होगा, उसी को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, चलो अब आगे बोला गया हमारे पास कि दोनों की रेडियस क्या है, कि 13 और 8 है। आगे बोला कि अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टच द इनर सर्कल। कहने का मतलब एक कॉर्ड है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, किसके, आउटर सर्कल की, आउटर बोले तो बड़े सर्कल की, जो कि एक छोटे सर्कल को भी टच करती है, देखा है, इनर सर्कल। अब फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, मतलब ये जो AB, मैं इसको AB बता दे रहा हूं, इसको AB। अब ये AB का डिस्टेंस निकालना है, इसका कॉर्ड का पूरा क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो ध्यान दोगे, अगर मैं इसको पेयर कर दूंगा, इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये क्या हो रहा है, ये सरकमफ्रेंस से टच हो रहा है, क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, जिससे क्या हुआ, ये इस छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा ना, वो कितना था, 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो 8 था, तो मैंने 8 लिख दिया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये O है, ये O का इस AB कॉर्ड से डिस्टेंस क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर A से O को ज्वाइन करोगे ना, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये बड़े सर्कल का रेडियस बन जा रहा है AO, तो इसका फिर डिस्टेंस क्या होगा, ये 13 होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया है कि लेंथ फाइंड करना है कॉर्ड का। तो अब देखोगे, अगर मैं इसे बीच में M मान लू, इसे अगर M मान लू, ये देखो एक्चुअली मेरे पास है ना, यहाँ पर वो टूल्स नहीं थे, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं यहाँ पे। इसको अगर M मान लू, किसको, OM को मिडन मान लू AB का, तो जो डिस्टेंस AM का होगा वो MB का भी होगा, तो मैं AM का निकालूंगा ना, उसको डबल करूंगा ना, मेरा कॉर्ड बन जाएगा पूरा, ठीक है। और यहां पर याद रखना कि AB एक टेंजेंट है, किसका, AB टेंजेंट है किसका, ये छोटे सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का, और यहां पे फिर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला रूल आएगा, मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। आप लिख पाओगे यहां पे सबसे पहले गिवन क्या गिवन है हमारे पास, एक तो R1 एक रेडियस 1 दिया गया है, जो आप 8 सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, जो भी कुछ, यहाँ पे तो यूनिट दिया ही नहीं उसका, ठीक है। और दूसरा जो R2 है वो दिया गया हमारे पास 13, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ट्राइंगल है AAMO या फिर OMA ट्राइंगल, एंगल लिख देते हैं OMA, ये क्या हमारे पास, ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है, क्यों राइट ट्राइंगल है? क्योंकि अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल कैसे बना उसके लिए। चलो अब यहाँ पे लिख पाओगे सीधा इन ट्रायंगल। एक काम करते हो, ये एम भी ले लेते हैं, एम। मैं ये भी बता देता हूँ कि जो एम इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी। ठीक है, सो अब इस वजह से क्या होगा हमारे पास, अगर ये एम मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो ए एम और बी एम की कीमत कैसे होगी? सेम होगी। तो अब लिख पाओगे कि हमारे पास जो ए बी है उसमें ए एम प्लस बी एम, इन दोनों को जोड़ना पर क्या होगा, ये ए बी का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर बोल सकते हो कीमत बनेगी। चलो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हमारे पास? हम सिर्फ ये वाला बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लेंगे, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। OMA बाय, अब लिखेंगे हम पाइथागोरियन लिख देते हैं, गोरियन थ्योरम। चलो फॉर्मूला तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो अब हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस उस साइड को बोलते हैं जो राइट एंगल के सामने होता है। तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर होगा इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास? तो बेस हमारे पास ये AM है, ये तो फाइंड आउट करना है, तो लिख पाएंगे हम AM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हमारे पास? 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये 8 को हम आगे ले आते हैं, ये 64 हो जाएगा सीधा, एंड इक्वल टू AM का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इनको घटा दें, तो देखो 9 में से अगर 4 जाएगा ना, 9 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ पे 16 में से अगर 6 जाएगा ना तो बचेगा 10 एंड इक्वल टू हमारे पास AM की कीमत, AM का होल स्क्वायर दिया ही था, स्क्वायर इधर पहुंचाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रूट में 10m हो जाएगा, 105 हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू आएगा AM। मतलब हमारे पास जो AM की कीमत आई है ना, वो आएगी हमारे पास रूट में 105, रूट में 105। ये कट रहा है क्या? $35 आया है, 35 तो 7 का होता है, फिर फैक्टर नहीं निकलेंगे इसके। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने AM तो निकाल ही लिए, अब हम निकालेंगे क्या? AB, क्योंकि हमने ये आधा डिस्टेंस फाइंड किया है, अब मैं AB निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधा कि AB इक्वल टू, अभी AB क्या था हमारे पास? AB की कंडीशन क्या दी थी मैंने यहाँ पे? AB बराबर था किसके? AM प्लस BM के, तो AB इक्वल टू मैं AM प्लस AM लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि देयरफॉर AM और BM को हम ऑलरेडी इक्वल बता चुके थे, यहाँ पे AM और BM दोनों बराबर थे, इसलिए मैंने क्या किया, BM के बदले रिप्लेस कर दिया वापस से AM, क्योंकि हमारे पास AM की कीमत दी गई थी। तो लिख पाऊंगा मैं AB बराबर, ये 2AB हो जाएगा हमारे पास, सॉरी AM हो जाएगा, एंड AB इक्वल टू 2, AM की कीमत कितनी? 105, रूट में 105। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कुछ बनेगा नहीं, मतलब हमारा हो जाएगा यही फाइनल आंसर। यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका कुछ डिस्टेंस होता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ में, लेकिन जब नहीं होता ना तो हम यूनिट लिखते हैं इसको। ठीक है, चलो तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से मैंने इसे अटेंड किया। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको कि कौन सा चीज कहाँ से बनेगा, वो सारी चीजें।
चलिए सो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। अभी जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसमें क्या बोला गया पहले समझ लेते हैं। यह लिखा है कि द फॉलोइंग डेटा गिवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। यहाँ पे फैमिली दी गई है कि 24 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि 1000 से लेकर 1500 रुपए मतलब क्या करती है यहाँ पर एक्सपेंड करती है अपने खर्चे पर, और ये मंथली हाँ महीने का एक तरीके से मतलब यहाँ पे बोला गया है घर के ऊपर। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम कुल मिला के अगर इस डेटा की बात करें, जो डेटा दिया गया हमारे पास कि 24 लोग मतलब 24 फैमिलीज ऐसी हैं जो 1000 से लेकर 1500 रुपए महीने का खर्च करती हैं घर के ऊपर। इसी तरीके से सेम हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं और ये उनका एक्सपेंडिचर है। सो फाइंड द मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। हमें क्या करना है, मॉडल निकालना है। मॉडल का मतलब होता है मोड फाइंड करना है। चलो अब मॉडल क्या होता है हमारे पास, मॉडल होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नाउ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी मुझे दिख रही है 33 नहीं 40 है। 40 से और बड़ी कोई है नहीं है। तो हमारे पास जो 40 हुआ ना 40 ये एक्चुअली F1 होगा। ये क्या हमारा, ये मॉडल है। क्या है हमारे पास, मॉडल है, ठीक है। ये हमारा F1 है। ये मोड नहीं आया अभी, मॉडल तो हमने निकाल लिया। अब हम मोड फाइंड करेंगे इस, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्या होता है, ये F0 होगी कीमत ये वाली, और ये वाली कीमत होगी F2, ठीक है। और F1 के सामने होती है हमेशा L की कीमत। चलो और तो कुछ निकाला नहीं है, नहीं। अब हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से हमें अपने मोड को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे पहले समझो। सबसे पहले अगर आप बोर्ड के अंदर अटेंड करोगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट की है ना उसे आप एक साइड रखोगे पहले। चलो आपका L दिया है हमारे पास कितना 1500। आपका जो F1 है वो दिया है हमारे 40, F2 है वो दिया है 33, और जो F0 है वो दिया है हमें 24। और H और निकालना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे पास वो है 500। फॉर्मूले के अंदर H होता है या फिर है। चलो अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H आ जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला मतलब ये पूरा PDF चाहिए ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस कमेंट कर देना PDF, ठीक है। चलो Z इक्वल टू अब L की कीमत कितनी है 1500 प्लस F1 की कीमत हमारे पास दी गई है 40 माइनस F0 की कीमत दी गई है हमारे पास 24 अपॉन में, अब यहाँ पे ये 2F1 है, इसका मतलब होता है डबल। तो 40 का डबल मतलब F1 की कीमत क्या 40 का डबल क्या होगा 80 माइनस F0 कितना दिया है तो वो 24 माइनस F2 दिया है 33, ओके। और H है हमारे पास 500। चलो माइनस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं आगे। तो Z बराबर 1500 प्लस 40 में से अगर 24 माइनस करूंगा ना तो मेरे पास लगभग 16 होगा, हाँ 16 अपॉन में 80, दोनों की कीमत माइनस ये जोड़ेंगे हम आपस में तो 3 और 4 7 और 3 और 2 5 वो भी माइनस का, एंड यहाँ पे आएगा इंटू में 500। आगे Z इक्वल टू 1500 प्लस में 16 डिवाइड बाय, अब मैं क्या करूँ इसे माइनस करूंगा तो लगभग हमारे पास 23 आएगा 23। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 10 में से 7 गया मतलब 3 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, क्लियर है। और इनटू में 500। अब मैंने ये 500 को इसलिए रोक के रखा था मतलब मल्टीप्लाई ऊपर नहीं किया था क्योंकि शायद नीचे वाली वैल्यू से कट जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे फाइनल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z इक्वल टू 1500 प्लस में 16 5 जा 80, 2 0 वो एज इट इज ले लेंगे एंड डिवाइड बाय 23। अब 23 से क्या करूंगा मैं इसे डिवाइड करूंगा 80 को। चलो 23 डिवाइड बाय 8000, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ वही नंबर है ना 8000, ओके। चलो अब एक्चुअली मुझे 23 का टेबल आता है, अगर बाई चांस नहीं आता है ना तो आप 23 का टेबल बना सकते हो। मैं आपको वो भी ट्रिक बता देता हूँ फटाफट। देखो
यहाँ पे क्या करना है आपको 23 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो ओके 23 इस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है, इसको पहले डबल करना है, ये आपके पास मैन वैल्यू है, ठीक है ना। मैं देखो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से किसी न किसी को दिक्कत आती होगी, तो इसलिए मैं आपको फटाफट करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको लिखना है, इसका डबल करो तो क्या होगा 46। अब इस वैल्यू के साथ आप सारी कीमत को ऐड करते जाओ, जो आपको मिलेगी 6 और 3 9, 2 4 और 2 6, 9 और 3 12, अब कैरी 1 है, अब 6 और 2 8, 8 और 1 9, 2 और 3 5, 5 और 2 11, 5 और 3 8, 11 और 2 13, 8 और 3 11, कैरी 1 आया। अब 13 और 1 14, 14 और 2 16, 1 और 3 4, 16 और 2 18, ओके। अब 4 और 3 7, और 18 और 2 20, और 3 7 और 3 10, कैरी 1 1 और 20 21 और 2 23। इस तरीके से आप 23 का टेबल फटाक से बना सकते हो, ठीक है, बिना कोई देर किए। ये 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो 8000 है ना, इसमें पहले 2 डिजिट चेक करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है जिसके अंदर हम 23 का टेबल पढ़ सकते हैं। नाउ कितने टाइम में जा रहा है हमारे पास, ये 3 टाइम में जा रहा है। 23 3 जा कितना होगा हमारे पास, 23 3 जा हो जाएगा हमारे पास 16 है। रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 11, ठीक है 11। अब 11 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो क्या करोगे आप, एक जीरो और ऐड करोगे नीचे। अब 110 के अप्रोक्स है नहीं है, लेकिन 4 टाइम में हम 92 ले सकते हैं, 4 टाइम में 92, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 18 बचेगा। देखो जस्ट 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 10 में से 9 गया मतलब 1 बचा। अब 18 23 के टेबल में तो आता नहीं है, तो एक जीरो और ले लेंगे नीचे। 180 के अप्रोक्स देखेंगे, 180 के अप्रोक्स, ये अप्रोक्स है लेकिन इससे छोटी कीमत लेनी पड़ेगी क्योंकि कीमत को हम घटा नहीं पाएंगे, तो ये आएगा 7 टाइम में, ठीक है 7 टाइम में 161। रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 19 तो बहुत छोटी वैल्यू है 23 से, तो क्या करूंगा मैं, पॉइंट लेके एक जीरो ले लूंगा, पॉइंट लेके जीरो। नाउ अब 23 के टेबल में 190 नहीं आता, तो अप्रोक्स चेक करते हैं। चलो तो यहाँ पे 8 टाइम में हम ले सकते हैं, 8 टाइम में 184, रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट के बदले फिर से जीरो ले लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 60 के करीबन नहीं है, लेकिन 46 2 टाइम में आएगा वापस, 2 टाइम में 46, रिमाइंडर निकालिए तो यहाँ पे 14 आएगा, पॉइंट है जीरो ले लेंगे। 140 देखो कितने टाइम में, 140 138, ये हमारे पास 6 टाइम में आ रहा है, 6 टाइम में आ रहा है 138, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट इनफ है हमारे लिए, ठीक है। चलो और हमें क्या करना है, ये पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है उससे एक पॉइंट लेके आगे डाल देना है। क्यों, अगर सेकंड डिजिट के बाद थर्ड डिजिट बड़ी हो, जैसे 6 है, उससे एक पॉइंट लेके आगे डाल देना है, जिससे ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 347.83। तो z इक्वल टू 1500 प्लस 347.83। एक बार फिर से देख लेते तो घपला तो नहीं है, 347.83, ओके क्लियर है। इनको ऐड करेंगे तो z इक्वल टू यहां पे हो जाएगा पास 1847.83, ठीक है। ये आपका आ जाएगा मॉडल, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास मोड। आई होप मोड कैसे फाइंड किया ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। हम बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 10:30 बज गए रात के, एक बार तो भी मैं कंफर्म, चलो असाइनमेंट तो नहीं लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते आगे, क्लियर ही है वैसे तो, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया पहले उसे समझ लेते हैं अच्छे से। यहां लिखा गया कि 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, मतलब 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का है, आर थ्रो एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पर क्या किया, दोनों को फेंका जाता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। मतलब चलो मैं आपको एक काम करता हूं, पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग तैयार करते हैं, ओके। नाउ अब 2 डाइस है, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5
5, 2 मिनट, 5 और 6 एंड सेकेंड डाइस 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पहला डाइस है मतलब ब्लू कलर का, और ये सेकंड डाइस है ये ग्रे कलर का है। इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जिससे क्या होता है हमारे पास एक पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे हम, इस 1 से इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरीके से 1 का आगे सॉरी 1 का नहीं, अब 2 का करेंगे, क्योंकि 1 का हमने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से करेंगे। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरीके से 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। देखो मैं समझा इसलिए रहा हूं इसको क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। बाकी मुझे पता है कि यहाँ पे कैसे क्या निकलेगा ये, जैसे यहाँ पे बोला गया 8, अब ये 8 कितने टाइम आएगा तो वो मैं आपको दिखा के बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ओके, अब हमारे पास ये टोटल जो नंबर निकला है ना वो 36 है। मतलब यहाँ पे टोटल आउटकम है ना, टोटल आउटकम वो हमारे पास 36 है। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे P ऑफ E इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट वाला। फर्स्ट में पूछा हमारे पास 8, फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अब जो फेवरेबल आउटकम है वो तो हमें अभी पता ही नहीं है, इसमें बोला है 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला था थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि द सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप, मतलब मैंने क्या किया, 2 डाइस डाला है। अब उन डाइसों में ये नंबर्स आ सकते हैं, जैसे पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया। हमने 2 को रैंडम फेंका तो किसी एक में 4 आया, दूसरे में 3 आया, तो उनको सम, उनका जोड़ 8 आना चाहिए, ये बोला गया है। दोनों डाइस में जैसे हमारे पास 3 आया, एक में 4 आया, इनको जोड़ने पर हमारा क्या हो, 8 आना चाहिए। 8 ऐसे नंबर्स चाहिए मुझे। चलो चेक करते हैं 8 किस किस में आ सकता है। तो 8 आएगा हमारे पास 6 2 में, 6 2 में 8 आ जाएगा, 5 3 में 8 आ जाएगा, 4 4 में 8 आ जाएगा, 3 5 में 8 आ जाएगा और 2 और 6 में 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 में ओके। और बाकी किसी में भी 8 नहीं आ रहा है, चेक कर लो आप। जैसे अगर इसमें जाओगे 3 और 6 9 हो जाएगा। 8 चाहिए हमें ओनली फॉर 8, 2 डाइस के नंबर को, उनको जोड़ने पर हमारे पास 8 आना चाहिए। 2 6 8 3 5 8 5, मतलब 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8। बाकी किसी भी नंबर में 8 नहीं आ रहा है, 8 से छोटा है फिर बड़ा बन रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना होगा हमारे पास 5, और टोटल आउटकम कितना हमारे पास जो मैंने लिखा नीचे 36। बस यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो इसी तरीके से सेकंड, अब सेकंड में क्या बोला गया, 13 पूछा गया है। अगर देखो मैं सबको जोड़ता हूं ना, मैक्सिमम देखो यहाँ 6 से अगर 6 जोड़ूंगा तो 12 बनेगा, मतलब मैक्सिमम जो नंबर बनेगा ना वो 12 बनेगा। अब इसे नीचे जाओगे, जैसे 6 और 5 11, 5 और 6 11, सब में 12 से नीचे बनेगा, और मैक्सिमम 12 बन रहा है, मिनिमम यहाँ पे 2 बनेगा। तो मैक्सिमम देखोगे तो 12 तक गाड़ी पहुंच रही है, तो हमारे पास 13 तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। लिखोगे P ऑफ E इक्वल टू इज 13 इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना P ऑफ E इक्वल टू 0 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा 0 होता है, इसलिए अगर आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो।
फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल, तो फेवरेबल में क्या है 0, क्योंकि वो तो आएगा नहीं, और अपन में टोटल 36 डिवाइड करोगे तो 20 जरूर आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलो अब तीसरे की बात देख लेते हैं, तीसरे में क्या बोला गया है। तीसरे में बोला गया हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 12। मेरे पास स्पेस नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, अब लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 12। देखो हम दो डाइस को अगर जोड़ेंगे ना, तो 12 और 12 से छोटे सभी लेना है हमें। तो 12 से छोटे पे सब कौन से आएंगे हमारे पास, सबके मतलब 12 भी आ गया, मतलब ये 1 भी आ गया, और ये 35 नंबर जो 12 से छोटे हैं वो भी आएंगे, क्योंकि उसमें क्या बोला है लेस देन और इक्वल टू 12। 12 भी लेना है और 12 से छोटे सभी लेना है एक तरीके से, तो सभी तो छोटे हैं एक तरीके से। तो टोटल जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम बनेगा ना, वो भी 36 ही बनेगा। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या होगा 36, और टोटल भी क्या होगा 36, काटेंगे तो हमारे पास बना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको अटेंड करना है क्वेश्चन नंबर 46, और ये जरूर बताना क्योंकि बहुत इजी है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, आप तुरंत कर भी लोगे। ठीक है, चलिए, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके 47, चलो तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो सेक्शन डी का है, मैंने यहाँ पे सेक्शन सी डाल के रखा है गलती से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं करेक्शन कर लूंगा। ओके, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी दोस्त हैं आपके उनको सेंड कर दो। ठीक है, जिससे क्या है उन सबकी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। चलिए, सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।